प्यारे साथी, आशा करती हूँ सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो जुड़ जाइएगा सभी फटाफट सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि 14-15 तारीख में जो आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर आया था, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों का ही सॉल्यूशन मैं आज आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक सॉल्यूशन जो कि आपका आंसर की से मैच होगा, जो भी आंसर की आपकी आई थी, और उससे जो नए बच्चे हैं उनको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का आपका पेपर आ रहा है, और जो पुराने बच्चे उनको भी पता चल जाएगा कि हमारी जो है क्या कमियां हमारी रह गई हैं, हमने किन किन टॉपिक्स पर ध्यान नहीं दिया। जबकि पढ़ाए तो सारे ही टॉपिक गए थे, है ना, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ों पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो किस तरीके से हमें क्वेश्चन पेपर अपना अटेम्प्ट करना है, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर हो जाएंगी। तो जो भी नए साथी हैं उनको भी यहाँ मदद हो जाएगी कि किस तरह का आपका पेपर आता है, और इसी तरीके से फिर राइट डायरेक्शन में, राइट गाइडेंस में हम अपनी तैयारी आरंभ करेंगे। ठीक है, तो मास्टरमाइंड गर्ल है राहुल, पहले है आपका गद्यांश। आपको पता है जब हमारा जो पेपर है हिंदी विषय आपने अगर पहली भाषा के रूप में लिया है तो एक तो आपको गद्यांश मिलता है और एक क्या मिलता है, पद्यांश मिलता है। और ये दोनों ही मिलाकर आपके कितने नंबर के होते हैं, तो 15 नंबर के आपके ये होते हैं। और ये 15 नंबर बहुत फ्री के नंबर हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इनको पढ़ोगे, है ना। कुल मिला के जो आपकी भाषा का पोर्शन है वो आपका 15 और 15 नंबर का आपका गद्यांश पद्यांश, 15 नंबर की आपकी पेडागोजी, यानी कि 30 नंबर। ये 15 नंबर तो फ्री के हैं कि नहीं है, हल्की सी अगर आप थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करते हो, हिंदी पढ़ना जानते हो, थोड़ी बहुत आपके अंदर संज्ञानात्मक क्षमता है, सोचने समझने की योग्यता है, तो आप बहुत आराम से 15 नंबर अपने यहाँ सिक्योर करके चल रहे हो गद्यांश पद्यांश के द्वारा। फिर 30 नंबर की आपकी यानी कि 15 नंबर की पेडागोजी बचती है, तो वो भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं अगर बिल्कुल मेरे साथ बने रहेंगे क्लासेस से, प्रैक्टिस सेट के द्वारा भी, और भी मैराथन्स आपकी चलेंगी, सब चीज़ कंटेंट आपको करवाया जाएगा, तो वहाँ आपकी पेडागोजी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। सारा कंटेंट पढ़िएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने आप लगा सको, अटेम्प्ट कर सको, वो जरूर करना, क्योंकि हर एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर बहुत अहम भूमिका निभाता है ना। तो प्रीवियस ईयर तो कभी भी इग्नोर नहीं करना है। मैम संस्कृत की पीडीएफ की जगह एएनएम वाली पीडीएफ पड़ गई है रीट वाली में, अच्छा मैं चेक करा के उसको ठीक करा दूंगी। ठीक है तुलसी, चलिएगा अब आरंभ करते हैं पढ़ना अपना गद्यांश। कि शिक्षा एक सृजनात्मक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य है। ये जो गद्यांश है किससे रिलेटेड है, तो ये आपका शिक्षा से संबंधित है। कि क्या है, एक सृजनात्मक सामाजिक सांस्कृतिक कार्य है। वह एक तरफ मौखिक एवं लिखित सांस्कृतिक परंपरा की वाहक होती है, किंतु दूसरी ओर वह संस्कृति की निर्मात्री भी होती है, क्योंकि वह प्रचलित संस्कृति में कुछ नया जोड़ती है तथा कुछ पुरानी चीजों को घटाती है या उनका स्वरूप बदल देती है। चूंकि कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इसीलिए शिक्षा सबसे पहले नए युग के लिए नई संस्कृति विकसित करने का काम करती है। वह समाज में प्रचलित परंपराओं रीति रिवाजों को जारी रखने के पहले उनके औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा भी देती है। सांस्कृतिक कर्म के रूप में शिक्षा को देखने से यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृति न तो एकाकी होती है, न उसे बाहरी प्रभाव से रोका जा सकता है, और न उसका प्रभाव दूसरे समाज पर पड़ने से बचाया जा सकता है। संस्कृति अपने स्वभाव में आदान प्रदान की प्रक्रिया है। यह हमेशा प्रगतिशील और ग्रहणशील है। तो इसमें गद्यांश में हमने पढ़ा शिक्षा का महत्व और अपने संस्कृति का महत्व, कि शिक्षा के द्वारा हम अपनी संस्कृति को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अब देखिएगा, इससे संबंधित पहला प्रश्न है आपका कि संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझी जा सकती है। इसके लिए आप ऑप्शन देखेंगे कि शिक्षा को पृथक रूप से देखा जाए, जब शिक्षा को धर्म से जोड़कर देखा जाए, जब शिक्षा को संस्कृति से अलग करके देखा जाए, या जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए। तो आपने गद्यांश में पढ़ी हैं चीजें, बताइएगा क्या समझ में आ रहा है इसमें आपको। से हमने जोड़ दिया तो ये क्या है, एक विपक्ष यानी कि पक्ष विपक्ष की बात कर दी इन्होंने। तो धर्म से नहीं जोड़ना, अपनी संस्कृति से जोड़ना है। ठीक है, आपकी संस्कृति भी कैसे, हमारी संस्कृति किसी धर्म को प्रमोट नहीं करती, हमारी संस्कृति सभी धर्मों का सम्मान करती है ना। तो धर्म से नहीं जोड़ना, संस्कृति से जोड़ना है। तो जब शिक्षा को संस्कृति से अलग करके देखा जाए, बिल्कुल नहीं, जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए तो संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं। देखो गद्यांश में आओ, यहाँ है आपका कि शिक्षा एक सृजनात्मक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य है। वह एक तरफ मौखिक लिखित सांस्कृतिक परंपरा की वाहक है, तो किंतु दूसरी ओर वह संस्कृति की निर्मात्री भी है। क्यों है, क्योंकि वह प्रचलित संस्कृति में कुछ नया जोड़ती है। शिक्षा ही तो है संस्कृति में कुछ ना कुछ नया जोड़ेगी, क्योंकि संस्कृति किसी भी देश की सापेक्ष होती है। सापेक्ष होने का मतलब क्या है कि समय के अनुसार संस्कृति में क्या है, बदलाव होता चला जाता है। भाई हमारी प्राचीन संस्कृति परंपराएं बहुत अलग थी, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का विकास होता चला गया तो परंपराओं में भी क्या है, आधुनिकता आती चली गई। पहले क्या है भाई, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन शिक्षा ने क्या है धीरे धीरे हमारी संस्कृति में बदलाव कर दिया, है ना। तो सभी स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार मिल गया, स्त्रियों को वेदों को अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो ये क्या है, ये शिक्षा ने हमारी संस्कृति में बदलाव किया है। तो शिक्षा क्या है, समय के अनुसार क्या है, संस्कृति में बदलाव करती चलती है। फिर नेक्स्ट है इसमें, इनमें से कौन सा शब्द समूहों से भिन्न है, बताओ कौन सा शब्द समूह से आपको भिन्न लग रहा है, वो बताना है। हाँ पेडागोजी आएगी रीट में, आप देख लीजिएगा, इसमें पेडागोजी के भी प्रश्न है, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, हाँ भाई
हर हर महादेव ईशा जी, हर हर महादेव। चलेगा, अब देखते हैं इसमें आपका उत्तर आ रहा है सी। सी सी सभी दे रहे हैं। आप सी किस बेस पर दे रहे हो? देखो आपने आपको इसके लिए एक प्रश्न ऐसा हर बार आपका परीक्षा में आता है कि समूह में से कौन सा शब्द भिन्न है, और वो ज्यादातर हमारा गलत हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने चीजों को प्रैक्टिस में नहीं लाए, देखा नहीं किस तरह से हमें उत्तर देना है। आपको संज्ञा आपने पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, विशेषण, क्रिया विशेषण सब चीज पढ़े होंगे। तो देखिएगा सांस्कृतिक कर्म कैसा है, ये विशेषण विशेष्य का संबंध है इन दोनों में। कर्म की विशेषता बता दी, सांस्कृतिक या पारंपरिक कर्म, सांस्कृतिक कर्म, है ना, ये आपका विशेषण है कर्म का। तो ये प्रचलित रीति, रीति कैसे प्रचलित है और अप्रचलित रीति, ये रीति की विशेषता बता दी। परंपरा कैसी है, लिखित की मौखिक, तो ये तीनों ही क्या है, परस्पर इनमें विशेषण विशेष्य का संबंध है। लेकिन आदान और प्रदान, इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है, ये एक योजक शब्द है, यानी कि दो शब्द जुड़े हुए हैं योजक रेखा के माध्यम से, कह सकते हैं आपका द्वंद्व समास भी है ये, है ना। तो समूह से भिन्न शब्द आपका हो जाएगा आदान प्रदान, समूह से भिन्न है। और बाकी ये जो तीनों शब्द हैं इनमें परस्पर कैसा, तो कहेंगे विशेषण विशेष्य का संबंध है ना। ये कैसे हैं, तो कहेंगे विशेषण विशेष्य का आपका संबंध है। और आपका यहाँ क्या होगा, तो ए ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। अभी आपके हो सकता है गलत जा रहे होंगे प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि प्रैक्टिस में का मैन परफेक्ट, अभ्यास मनुष्य को महान बनाता है। अभ्यास करेंगे, अभी हमारा आरंभ है ना। चलेगा, गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है ना। गद्यांश आपने पढ़ा है, अब देखिएगा कौन सा वाक्य सही भाव को प्रदर्शित कर रहा है कि संस्कृति हमेशा प्रगतिशील है। संस्कृति की मुख्य विशेषता उसका एकाकीपन है, यानी कि अकेलापन है, ऐसा तो नहीं है ना भाई। संस्कृति की मुख्य विशेषता एकाकीपन है, नहीं, संस्कृति सभी को एक साथ लेकर चलती है, वो एकाकीपन उसकी विशेषता नहीं है। संस्कृति में किसी भी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होता, भाई ये बात भी गलत है गद्यांश के अनुसार, तो है ना। और इन्होंने पूछा है कौन सा वाक्य सही है, तो ये वाली बात भी गलत है कि सभी प्रकार का आदान प्रदान होता है। फिर संस्कृति में गतिशीलता का अभाव है, ये वाली बात भी गलत है भाई। गतिशीलता का अभाव कैसे है, संस्कृति क्या है, परिवर्तित होती रहती है समय के अनुसार, तो गतिशीलता का मतलब है परिवर्तनता, निरंतरता, तो अभाव नहीं है, वो उससे युक्त है, गतिशीलता से युक्त। तो आपका बचेगा क्या, ए ऑप्शन पर हम पहुंचेंगे। तो हमें थोड़ा सा इस तरह से समझदारी से एलिमिनेट करते हुए उत्तर पर जाना है। तो संस्कृति क्या है, कहेंगे हमेशा प्रगतिशील है गद्यांश के अनुसार। ठीक, चलिएगा। किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, संबंधित, सामाजिक, सृजनात्मक, प्रचलित। देखिएगा, गुड मॉर्निंग सभी को, शुभ प्रभात, राधे राधे, राम राम, और पढ़ते रहिए आराम आराम से। भाई सीधा सीधा दिख रहा है, समाज में एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपका क्या है यहाँ बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4 और उसके आगे यानी कि प्रश्न नंबर डालकर और फिर ए और बी आप डाला करो, ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दो, जो नहीं जुड़े हैं सभी को जोड़ दो कि भैया सॉल्यूशन हो रहा है 14-15 दिसंबर वाले एग्जाम का, आ जाओ पढ़ लो, थोड़ा देख लो कैसा हमारा एग्जाम आता है। कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इस वाक्य से क्या आशय है, अभी मैंने आपको समझाया था सापेक्षता से क्या आशय है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मुझे उम्मीद है आप सभी बिल्कुल सही जवाब देंगे इसका। सापेक्ष होती है, इससे क्या तात्पर्य है, संस्कृति किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होती है, संस्कृति और देश में घनिष्ठ संबंध है, संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है, संस्कृति देश और काल में अंतर करती है। बताइएगा क्या है आपके अनुसार उत्तर। प्रश्न नंबर 5 का आप दे रहे हैं सी, कुछ बी पर जा रहे हैं। चलिएगा देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई सापेक्षता का मतलब है कि समय के अनुसार क्या है, संस्कृति अपने आप में परिवर्तन ले आती है ना। तो संस्कृति किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होती, भाई बिल्कुल प्रभावित होती है वाली बात गलत है, समय के अनुसार संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसके बाद संस्कृति और देश में घनिष्ठ संबंध है, संस्कृति समय स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है, ये वाली बात आपकी, ये तो बात सही है भाई, घनिष्ठ संबंध है, लेकिन सापेक्षता से तात्पर्य क्या है कि समय के अनुसार वो क्या अपने आप में परिवर्तन ले आती है, और यहां आपका क्या है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा, प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है, धर्म, शिक्षा, पुस्तकें या पर्यावरण। बताइएगा कौन देता है प्रचलित परंपराओं में सोचने की शिक्षा। एक बार गद्यांश देखना है, आप देख सकते हैं गद्यांश भी देखो। शिक्षा एक सृजनात्मक सामाजिक सांस्कृतिक कार्य है, वह क्या है, एक तरफ से सांस्कृतिक पढ़िएगा, है ना। देखो लाइन दिखाऊं एक, शिक्षा सबसे पहले नए युग के लिए नई संस्कृति विकसित करने का काम करती है, वह समाज में प्रचलित परंपराओं रीति रिवाजों को जारी रखने के पहले उनके औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा भी देती है। तो कौन है वो, शिक्षा है, सीधी सी बात है, गद्यांश से ही आपको उत्तर मिल रहा है। तो देखिएगा परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है, तो कहेंगे शिक्षा, न कि धर्म न पुस्तकें। तो शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है जो आपको परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा देता है कि परंपराएं सही हैं कि गलत है। औचित्य का मतलब ये होता है। निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है, कारक चिन्ह नहीं है। कारक आपने पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर ऊपर संबोधन है वो रे।
तो से भी आपका कारक चिन्ह है काकी के, लेकिन बचता क्या है सी, यानी कि तथा एक कारक चिन्ह नहीं है और सीधा सीधा हम जाएंगे सी ऑप्शन पर, है ना। चलिएगा, शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है, ये लाइन आई है गद्यांश में। शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या है, संस्कृति की निर्मात्री है। क्यों है, क्योंकि वह परंपराओं को ज्यों का त्यों स्वीकारती है, वह मौजूद संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है, वह परंपराओं को रूढ़ रूप देती है, वह रीति रिवाज की परिचायक है। बताओ भाई, शिक्षा को संस्कृति की निर्मात्री क्यों कहा गया है। अगर आपने गद्यांश को ध्यान से अभी इसके भाव को पढ़ा, हमने और भी प्रश्नों के उत्तर लगाए, तो आपको गद्यांश का भाव समझ में आ गया होगा समग्र रूप में कि शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री क्यों है। 54 का जवाब दीजिएगा, बी ऑप्शन, बहुत शानदार आप दे रहे हैं कि वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है, वही तो है शिक्षा। शिक्षा वह नहीं जो रूढ़िवादिता का केवल अंधानुकरण करती चली जाए, है ना। तो अंधानुकरण नहीं करना, वो हमारी दृष्टि में, दृष्टिकोण में, परंपराओं में नवीनता लाए, वही है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है, भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक, किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया गद्यांश में। हाँ बिल्कुल, रीत की ही अब मैराथन आपकी चलेंगे, दिक्कत मत लो, रीत की महा मैराथन लाइएगा, लाएंगे। आज संडे है, आज सीटेट की ले आए हैं, अब कल से आपके रीत के प्रैक्टिस सेट ही चलेंगे और मैराथन, प्रैक्टिस सेट, मैराथन यही चल रहा है। 9 का डी, बिल्कुल भाई संस्कृति से संबंधित है ना। तो शिक्षा किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है कि सांस्कृतिक कार्य के रूप में इसको देखा गया है। आ जाते हैं नेक्स्ट, अब आपकी है पद्यांश। ये आपने पढ़ा होगा अपनी 6ठी 7वीं की क्लास में भी, जहां तक हमने तो पढ़ा था, आपने पढ़ा हो तो पता नहीं। ये वाला पद्य की, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो ये है आपकी कविता। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न, पद्यांश में सिंहनाद शब्द से क्या आशय है। पद्यांश में एक शब्द आया है आपका सिंहनाद, कहां है सिंहनाद। अच्छा नेक्स्ट, ये रहा, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, तो यहां सिंहनाद से क्या तात्पर्य है बताइएगा। चलिएगा, डी ऑप्शन आप दे रहे हैं भाई। सिंहनाद से क्या तात्पर्य है, सभी डी पर जा रहे हो। देखो सिंहनाद का क्या है, सिंहनाद का मतलब देखो, जिनके सिंहनाद से सहमी, पहली बात तो इसमें अपने जो सैनिक हैं जो सीमा पर लड़ते हैं उनके बारे में चर्चा की गई है, उनकी वीरता का बखान किया गया। तो कहते जिनके सिंहनाद से सहमी धरती, तो यहाँ सिंहनाद का मतलब समवेत स्वर तो है नहीं, सिंह की यानी कि शेर की गर्जना नहीं है, ये युद्ध की ध्वनि नहीं है, ये ललकार है। सिंहनाद का मतलब ललकार होता है, हमारे सैनिकों ने तुम्हें ऐसे ललकार, यानी कि ललकार की ध्वनि से क्या है धरती आज तक भी सहमी हुई है। सिंहनाद का मतलब युद्ध ध्वनि कभी नहीं होगा। ठीक है, सिंहनाद का मतलब क्या होता है, ललकार होता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति से क्या आशय है कि लिखने की अपेक्षा बोलकर गुणगान किया जाए, जय जयकार के नारे लगाए जाएं, देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए, सभी के लिए प्रशंसा के शब्द लिखे जाएं। बताओ कलम आज उनकी जय बोल से क्या तात्पर्य है आपके अनुसार, किन की जय बोली जा रही है। देखो प्रश्न नंबर 11 है, 11 का सी दिया विजेंद्र पाल ने, बहुत शानदार। देखो क्या होगा कि कलम आज उनकी जय बोल, इससे कहने का मतलब यह है कि बोलकर गुणगान किया, लिखने की अपेक्षा बोलकर गुणगान करना नहीं भाई, उनका गुणगान करना जो अपने देश के लिए समर्पित हो गए, है ना, उनके बारे में कुछ लिखा जाए। इसका तात्पर्य आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है कि हे कलम आज उनकी जय बोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, तो यानी कि देश के लिए समर्पित लोगों के बारे में लिखा जाए, है ना। फिर है आपका भिन्न शब्द समूह की पहचान करें। पुण्यवेदी, लघुदीप, लाल शिखाएं, जला अस्थियां। बताइएगा भिन्न शब्द समूह की पहचान, मैंने कहा था ना हर किसी में आपका ये एक प्रश्न बनता ही बनता है। देखो अब देखो मैं समझाती हूँ, 12 का ए आप दे रहे हैं, कुछ बच्चे डी भी दे रहे हैं। देखो वेदी
कैसी? पुण्यवेदी। कैसा संबंध है? तो कहेंगे भाई आपका विशेषण विशेष्य का संबंध है। लघु दीप, दीप कैसे हैं? लघु, छोटे दीप है, विशेषण विशेष्य का संबंध है। शिखाएं कैसी हैं? लाल हैं, विशेषण विशेष्य का संबंध है। जला, अस्थियां, क्या इनमें विशेषण विशेष्य का संबंध है? जला, जलाना क्या है? क्रिया। अस्थियां, हड्डियों को जलाना, तो इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध है नहीं, ये तो क्रिया का संबंध है ना। अस्थियां जलाना ये तो क्रिया है आपका, तो हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही जवाब। बाकी ये तीनों में क्या है? विशेषण विशेष्य का संबंध है, यानी कि आपका 4 नंबर डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? तो कहेंगे डी ऑप्शन, भिन्न शब्द समूह की पहचान करनी है। चलिएगा, इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है? पाखंड विरोध की, देश प्रेम की, समाज सुधार की प्रकृति प्रेम की? पाखंड विरोध की नहीं, समाज सुधार की नहीं, प्रकृति प्रेम की नहीं। सीधी सी बात है भाई, अपने देशों के वीर सपूतों की जय बोली जा रही है, यानी कि देश प्रेम की भावना इसमें व्यक्त हुई है। अपने वीर सपूतों को एक तरह से श्रद्धांजलि देते हुए एक उनको समर्पित कविता कवि ने लिखी। छिटकाई जिसने चिंगारी पंक्ति में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अच्छा, ये जो जिन्होंने है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? स्वतंत्रता सेनानी के लिए, राजनीतिज्ञ के लिए, अध्यापक के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए? चलिएगा भाई, एक बार सेशन को लाइक शेयर करो और फिर बढ़ते रहो। नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, कहना पड़ता है, हैं? बताइएगा, ये तो सीधा सीधा पता ही चल रहा होगा भाई। जिसने, किसने छिटकाई, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी का वर्णन किया जा रहा है। केवल और केवल ए ऑप्शन, इसके अलावा कहीं जाएंगे ही नहीं। फिर नेक्स्ट पर आ जाते हैं, निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। यह भाव किस पंक्ति में मुखरित हो रहा है? ये भाव किस पंक्ति में आपको मुखरित हो रहा है? कि कलम आज उनकी जय बोल, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, सहमी धरती रही अभी तक डोल, जो चढ़ गए पुण्यवेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। बताइएगा किस में आपको दिख रहा है? निस्वार्थ भाव से, यानी कि जिनको अपने स्वार्थ की उत्कंठा ही नहीं थी, थोड़ा भी उत्कंठा नहीं थी, अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। तो कहेंगे जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। अगर मोल लेते तो उनके अंदर स्वार्थ आ जाता। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन निस्वार्थता को दर्शा रहा है। कलम आज उनकी जय बोल में निस्वार्थता, ये भाव आपको नजर नहीं आएगा। निस्वार्थ भाव आपका केवल और केवल डी ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है ना। अब चलिएगा, ये हो गए आपके 15 प्रश्न किसके? गद्यांश और पद्यांश के। ये आपने, अगर ये कौन सा है? पेपर 2, जो आपका 6 to 8 का होता है, पेपर 2 सेकेंडरी, उसके अगर आपने लैंग्वेज 1 में, भाषा 1 की हिंदी है ये, वो वाला है ना। लैंग्वेज 1 पेपर 2 की भाषा 1 वाली हिंदी है ये, ठीक है। अब इसी की पेडागोजी देख लेते हैं। पेपर 2 की है, इसके बाद हम पेपर 2 की ही सेकंड भाषा देखेंगे, फिर उसके बाद पेपर 1 का भी देखेंगे, ठीक है। दोनों ही देखेंगे, कितना आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? चलिएगा ये बताइएगा, सामाजिक की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? वह सामग्री जो बच्चे घर से लेकर आते हैं, अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के लिए लिखी गई सामग्री, या सत्तासीन लोगों द्वारा विकसित या लिखित सामग्री, जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री। देखो, प्रामाणिक सामग्री किसको कहते हैं? ये आपका प्रश्न प्रामाणिक सामग्री से हर बार एक ना एक प्रश्न आपका घुमा फिरा के आता ही आता है ना। तो पहले तो आप अपने आधार पर दीजिएगा, फिर मैं समझाती हूँ। देखो, प्रामाणिक सामग्री वो होती है जो हम अपने जीवन से प्रयोग करते हैं, यानी कि आपकी पाठ्य पुस्तक, आपकी जो पाठ्य पुस्तक होती है ना, बुक, तो पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त जो अन्य सामग्रियां होती हैं, हमारे जीवन से संबंधित जो चीजें होंगी, वो आपकी प्रामाणिक सामग्री के अंतर्गत आएंगी, है ना। तो प्रामाणिक सामग्री वह जो बच्चे घर से लेकर आते हैं, जो बच्चे घर से लेकर आते हैं वो प्रामाणिक नहीं, वो वास्तविक सामग्रियां हो जाती हैं, है ना। जो घर की, जैसे किचन की वस्तुएं बच्चे ले आए, उनसे बच्चे सीख रहे हैं, तो वो उनके खेल खिलौने भी हो सकते हैं, तो वो प्रामाणिक सामग्री नहीं होगी। अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के लिए लिखी गई सामग्री, तो अध्यापक द्वारा, जहां कक्ष की बात आ जाए, अध्यापक की बात आ जाए, या पाठ्य पुस्तक की बात आ जाए, वो कभी भी आपकी प्रामाणिक सामग्री के अंतर्गत नहीं आती है। सत्तासीन लोग तो कोई मतलब ही नहीं है प्रामाणिक सामग्री के अंतर्गत, है ना। तो कहेंगे जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखी गई सामग्री। तो जो हमारे जीवन के वास्तविक संदर्भ से ली गई सामग्री होती है, वो क्या कहलाती है? तो कहेंगे उसको प्रामाणिक सामग्री कहते हैं। प्रामाणिक सामग्री में क्या होता है? कहेंगे कि हमारे चारों ओर की जो भौगोलिक या सांस्कृतिक स्थिति है, उसका वर्णन किया जाता है प्रामाणिक सामग्री में। तो कहेंगे हमारे चारों ओर की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन होता है इसमें। भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन होता है आपकी प्रामाणिक सामग्री में। स्थिति का वर्णन इसमें होता है, ठीक है। जो हमारे वास्तविक जीवन से, भाई हमारा भौगोलिक क्या परिवेश है, सामाजिक या संस्कृति हमारी क्या, यही तो हमारे वास्तविक संदर्भ है। तो आपका केवल और केवल डी ऑप्शन सही। अब आ जाते हैं नंबर 17 पर कि अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ओडिया या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि, अच्छा ऑडियो, ओडिया कह रही थी मैं, ऑडियो
या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि शब्दों फिर वाक्यों को सुनना शामिल है। यह श्रवण अधिगम की किस उपागम युक्ति में विश्वास रखता है? और इससे आपका हर साल एक ना एक प्रश्न जरूर फंसता है और इस पर मैंने खूब आपको प्रैक्टिस भी करवाई है। इसके बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो लेकर बहुत आपको डिटेल में भी समझाया। भाई हर बार इसमें हम गलती कर देते हैं, इसके टैग वर्ड्स भी मैंने आपको समझाए, याद कराए हैं, लेकिन फिर भी हम गलती कर देते हैं और फिर भी वहां से देखो प्रश्न डायरेक्ट फंस गया। आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपका सही गया होगा। हाँ भाई, इन डे वे के चक्कर में क्यों अपने डे को बर्बाद कर रहे हो? संडे को है जो चल रहा है ना आपका मामला बढ़िया वाला, इस वाले डे ये संडे का यहाँ यूज कर लोगे तो मामला बढ़िया चल जाएगा एकदम। वो डे भूल जाओ, संडे को अपनाओ। संडे को याद रखो कि भाई सीटेट की मैराथन चल रही है यहाँ हमारी, उसको देखते हैं, प्रश्नोत्तर को हमारा कुछ भला हो जाएगा। सी ऑप्शन आप दे रहे हैं। देखो अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में जब प्रत्येक ध्वनि शब्द या फिर वाक्य को सुनना शामिल है। जब एक एक बात को हम सुनते हैं, यानी कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, प्रत्येक ध्वनि यानी कि सरल से कठिन की तरफ जा रहे हैं। जब आप वर्णमाला से किसकी तरफ, वाक्य कथा कहानी की तरफ जा रहे हैं, तो वो आपकी क्या होती है? तो कहेंगे वो आपकी बॉटम अप होती है। उसको क्या कहते हैं? उसको बॉटम अप। और बॉटम अप को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो कहेंगे अधः शीर्षमुखी उपागम। क्या है? अधः शीर्षमुखी उपागम, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ सही हुआ, क्योंकि यहाँ प्रत्येक ध्वनि की बातचीत की गई है। प्रत्येक ध्वनि, उसके बाद शब्द, उसके बाद वाक्य आते हैं। और जब आपका बॉटम अप, ये क्या है? ये तो हो गई बॉटम अप। और जब टॉप डाउन है, टॉप डाउन का मामला क्या है? ये वाक्य, वाक्य से शब्द है ना, शब्द से वर्ण और वर्ण से ध्वनि, ये इस तरह बढ़ती है, यानी कि दोनों का क्रम अलग अलग है। इसमें हम क्या है? भाषा को समग्र रूप में देखते हैं। जब भाषा को समग्र रूप में देखा जाए तो वो आपका क्या होता है? टॉप डाउन होता है। और जब भाषा को टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित करके एक एक खंड में हम पढ़ रहे हैं, पहले ध्वनि, फिर वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य, फिर हम कथा कहानी आदि पढ़ते हैं, तो वो आपकी बॉटम अप कहलाती है। और यहाँ आपकी प्रत्येक ध्वनि की जब बात कर दी तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलेगा। भाषा अधिगम में सर्वांगीण सिस्टमिक दक्षता क्या है? इस बात की समझ कि सभी मनुष्यों के पास बहुत सी भाषाओं की व्यवस्था है। देखो ये थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का मैंने जैसे एनालिसिस किया, ये आपका थोड़ा सा नया प्रश्न आ गया। थोड़ा सा मतलब ज्यादा भी नया नहीं है, लेकिन थोड़ी सी भाषा नई तरीके से इन्होंने पूछ ली है। और ये प्रश्न आपका इसमें भी बनाया, इसके बाद इसी का जब भाषा 2 वाला देखेंगे तो उसमें भी इसी तरह का आपका प्रश्न बना हुआ है, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज है ना। तो लगभग लगभग मिले जुले प्रश्न आते हैं दोनों ही चीजों में, तो इसको समझेंगे। सर्वांगीण दक्षता का मतलब क्या है? देखो यहाँ है भाषा अधिगम में सर्वांगीण दक्षता, यानी कि भाषा की सर्वांगीण दक्षता का मतलब है कि भाषा के चारों कौशलों का विकास होना। क्या मतलब है? तो कहेंगे भाषा के चारों कौशलों का विकास होना। अब इस बात की समझ की सभी मनुष्यों के पास बहुत सी भाषाओं की व्यवस्थाएं हैं, ये कोई सर्वांगीण दक्षता नहीं है। इस बात को समझना कि प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, ये वाली बात बिल्कुल सही आपकी हो जाएगी। बाकी नीचे और देखो कि इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषाओं की एक व्याकरणिक व्यवस्था है, ये नहीं कि एक व्याकरणिक व्यवस्था नहीं है, भाषा अपने आप में ही एक व्यवस्था है। क्या इस बात को समझना कि सभी भाषाओं की एक सामान्य संरचनात्मक व्यवस्था होती है। तो सर्वांगीण दक्षता का मतलब क्या है? कहेंगे भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। भाषा की विशेषताएं आपने पढ़ी होंगी, तो भाषा क्या है? भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, ऐसा मैंने आपको बताया था, है ना, कि भाषा क्या है? व्यवस्थाओं की व्यवस्था है भाषा, इसलिए भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। आपका यहाँ बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है गुड्डू जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अपने अग्रिम भविष्य के लिए अच्छे से तैयारी करिएगा, इसी तरह से पास जरूर होगे जब आप में लगन और मेहनत होगी तो, है ना। चलेगा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका, भाषा प्रयुक्ति लैंग्वेज रजिस्टर। इससे हर बार आपका एक ना एक प्रश्न आता है और ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, फिर भी चलो यहाँ और समझाते हैं। अभी लैंग्वेज रजिस्टर के एक प्रकार के बारे में इन्होंने पूछ लिया, जो कि नए तरीके से इन्होंने प्रश्न कर लिया। देख लेते हैं कि रजिस्टर का प्रतिनिधित्व कर रही है कौन सा कथन, कि भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश में प्रत्येक व्यक्ति, महिला और पुरुष, सभी धर्मों, जातियों, आदिवासी, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी लोगों को समान रूप से देखना। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि असमानता समाप्त हो चुकी है, असमानता नहीं होनी चाहिए, कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों को की समानता का सिद्धांत मायने रखता है। तो ये वैज्ञानिक प्रयुक्ति है, राजनीतिक प्रयुक्ति है या कानूनी प्रयुक्ति है? तो कहेंगे प्रयुक्ति का मतलब क्या है कि अलग अलग संदर्भों में भाषा को प्रयोग करने के तरीके हमारे अलग अलग होते हैं, यानी कि जिस संदर्भ में हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारी क्या है, शब्दावली भी चेंज हो जाती है। पहली बात तो भाषा प्रयुक्ति को समझेंगे कि आप किससे बात कर रहे हो, जिससे बात कर रहे हो तो उससे आप किस तरीके से बात करते हो। आप जब अपनी मम्मी से बात कर रहे होते हो तो वहां आप थोड़ी तमीज से बात कर रहे होते हो, है ना। जब उल्टा सीधा बोलेंगे तो थप्पड़ पड़ जाता है। और वहीं जब अपने भाई से बात कर रहे होते हो तो उससे थोड़ा छोटा भाई है, उससे बिल्कुल अपना अनौपचारिक तरीके से हम बातचीत करते हैं, सामान्य बोलचाल, यार दोस्ती वाली बात जो होती है ना।
पिता से हम मम्मी की तरह बात नहीं कर सकते हैं। तो हम जिन लोगों से जिस संदर्भ में बातचीत कर रहे होते हैं, तो हर व्यक्ति से बात करने का तरीका आपका अलग अलग होता है। तो भाषा को प्रयोग क्या है, विभिन्न संदर्भों में विभिन्न तरीके से भाषा को प्रयोग किया जाता है, वो भाषा प्रयुक्ति होती है। ठीक है, तो भाषा क्या है, विभिन्न संदर्भों में विभिन्न तरीके से आपकी भाषा प्रयोग की जाती है, अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये क्या है, भाषा संविधान जो है, इन्होंने समाज की बात बता दी। तो ये क्या है, ये वैज्ञानिक प्रयुक्ति नहीं है, ये कोई राजनीतिक पॉलिटिकल प्रयुक्ति नहीं है, पॉलिटिक्स से संबंधित थोड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, ये समाज के संदर्भ में भाषा का प्रयोग किया गया है। तो कहेंगे सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति है, ये कोई कानूनी प्रयुक्ति नहीं है, है ना। तो कहेंगे कैसी प्रयुक्ति है, ये आपकी सामाजिक भाषा प्रयुक्ति कहलाती है। जब किसी खास सामाजिक परिस्थिति के लिए हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, किसी समाज के वर्ग के लिए, किसी खास वर्ग, महिला या पुरुष का वर्ग हो गया, किसी खास सामाजिक परिस्थिति के लिए बात की जाती है, तो वो सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलेगा। अब नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि कक्षा 6 की अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान, आपने जाना है भी पूर्व ज्ञान किसको कहते हैं, आपकी जो प्रीवियस नॉलेज होती है, और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है। वार्म अप गतिविधि क्या होती है भाई, आपसे कुछ प्रश्न करवाए जाते हैं, प्रस्तावनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको वार्म अप गतिविधि कहते हैं। जैसे हम आप देखते हैं ना कि एक्सरसाइज करने से पहले हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, उछल कूद करते हैं, क्यों कि पहले शरीर में हल्की सी गतिविधि आ जाए, थोड़ा सा रक्त संचार हो जाए, फिर हम धीरे धीरे क्या अपने एक्सरसाइज की गति को और बढ़ाते चले जाते हैं, फिर अपने सभी एक्सरसाइज करते हैं। तो इसी तरह से आपकी जो वार्म अप गतिविधि इसमें भी काम आती है, पेडागोजी में, यानी कि अध्यापन में, कि जो प्रस्तावनात्मक प्रश्न को एक तरह से वार्म अप गतिविधि ही कहते हैं, कि बच्चे से थोड़े छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बच्चों का क्या है, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है, और बच्चा क्या है फिर उसके अनुकूल हो जाता है। उसके अंदर जब उत्सुकता आ जाती है कि अच्छा ये चीज क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है आज, तो जब बच्चे के अंदर उत्सुकता आ जाएगी, तो फिर क्या है, हम उससे संबंध स्थापित करके बच्चे को नई जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों की पाठ्य सामग्री या कहानी के चित्र देखने के लिए कहते हैं। वह शिक्षार्थियों से क्या करवाना चाह रही है, चित्रों की समझने की क्षमता विकसित करवाना चाह रही है, चित्रों के माध्यम से कहानी को मन में कल्पना करवाना, चित्रों की सराहना करना है, पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना। तो क्या कहेंगे इसको, बिल्कुल सही जवाब सुमन यादव, क्या डी ऑप्शन आपने दिया है, तो इसको क्या कहेंगे, डी, कि सामग्री के बारे में अनुमान लगाने के बारे में कहना करवा रही है, कि जो आपके प्रस्तावनात्मक प्रश्न किए जाते हैं, है ना, पढ़ने से पूर्व प्रश्न बच्चे से किए जाते हैं, पूर्व ज्ञान की नॉलेज ली जाती है बच्चे की, तो क्यों की जाती है, कि जिससे बच्चा आगामी जो कथा हम पढ़ने वाले हैं, पाठ पढ़ने वाले हैं, कि बच्चा खुद से अनुमान लगा सके। तो ये क्या है, पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, तो पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना। ठीक है, चलेगा। अब नेक्स्ट है आपका कि शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप से रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाएगा, बताइएगा। निदानात्मक परीक्षण, पोर्टफोलियो, सतत सारगर्भित आकलन या निपुणता। हाँ भाई, 21 का बी ऑप्शन, बहुत शानदार, बिल्कुल विजय कुमार, कृष्णेंद्र कुमार, बी ऑप्शन, वेरी गुड। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो आप जानते हैं क्या होता है, कि पोर्टफोलियो में बच्चों की शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों का आकलन होता है। शैक्षिक गतिविधियां कैसे, कि बच्चा का क्लास में कैसा परफॉर्मेंस है, वो कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा है ना, हर टेस्ट जो लिया गया वो भी रहेगा, और साथ में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं, भाई हम बच्चे से किसी भी खेल में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, बच्चे को किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, तो उसका कैसा व्यवहार रहा है उन चीजों में, तो वो सभी जो बायोडेटा है वो पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। तो कहते हैं शिक्षक द्वारा अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड जो होता है, तो बच्चे का जो आकलन का एक सबसे जो बेस्ट तरीका होता है, कि बच्चे का तुम्हें आकलन करना है, तो आप सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका किसको मानेंगे, कि पोर्टफोलियो के आधार पर हम पोर्टफोलियो को क्या है, एक आधार बनाएंगे बच्चों के आकलन का। तो बच्चों के आकलन का सर्वश्रेष्ठ आकलन आपको आधार क्या होगा, तो कहेंगे पोर्टफोलियो ही होता है। ठीक है, चलेगा। निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील यानी कि रिसेप्टिव कौशल के रूप में जाना जाता है, हाँ बताइएगा। भाई रीट वाले बच्चे भी सब जुड़े हुए हैं, तो कुछ चीजें तो आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी चीजें मतलब नई हो जाएंगी, जैसे पीछे आ रहे थे आपके भाषा प्रयुक्ति क्या होता है, तो इतना डिटेल में तो नहीं आता आपका रीट में, वहाँ बिल्कुल डायरेक्ट फैक्ट आते हैं, जैसे ये वाला फैक्ट का ही प्रश्न है सीधा सीधा, कि ग्रहणशील कौशल कौन कौन से, ये चीज उन्होंने पूछ ली है। तो ग्रहणशील कौशल कौन कौन से हैं, तो कहेंगे आपका सुनना और आपका पढ़ना, यानी कि श्रवण और पठन। ए ऑप्शन ही आपका सीधा सीधा जा रहा है, ए ऑप्शन सही जवाब है ना। चलिएगा, संख्या आपकी बढ़ नहीं रही है, पढ़ते रहो। बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं, इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा। देखो कुछ लोग भारतीय लोग, जैसे कोई अमेरिका पहुंच गया है ना, कोई न्यूजीलैंड पहुंच गया, कोई कहीं चला गया, तो आप क्या है नौकरी की तलाश में विदेश चले जा रहे हो, और फिर वहां जाकर आपको भाषा भी सीखनी पड़ रही है वहां की, तो इसको क्या कहते हैं, इसको यह न तो यांत्रिक है न ही संकलनात्मक है, यह संकलनात्मक और यांत्रिक दोनों है। संकलनात्मक है, प्रेरणा है, यांत्रिक प्रेरणा है, बताइएगा। हाँ जी, नमस्कार, जय महाकालेश्वर, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बी ऑप्शन आप दे रहे हैं, शमा खातून, ईशा ठाकुर, बी, चलेगा। बी ऑप्शन पर जा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, जब हम किसी
रोजगार की वजह से किसी भाषा को सीख रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको यांत्रिक प्रेरणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको हम यांत्रिक प्रेरणा कहते हैं। कि वो क्या है, भारतीय नौकरी की तलाश में गए हैं विदेश, और वहां जाकर किसी कारण की वजह से आपको क्या है, भाषा सीखनी पड़ रही। एक तो होता है आपने अर्जित कर ली, आपको ऐसा परिवेश मिला, आप वहां की भाषा भी सीख गए। लेकिन जब आप किसी प्रयोजनवश किसी भाषा को अपनी आजीविका के लिए, नौकरी आदि के लिए किसी भाषा को सीख रहे हो, तो ये क्या है, आपकी एक यांत्रिक प्रेरणा है। ये कैसी है, ये कोई आपकी अंतः प्रेरणा नहीं है, ये एक यांत्रिक प्रेरणा उसको कहा जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ डी ऑप्शन होगा, है ना। गलत हो गया पर याद करके चलो कि जब हम किसी नौकरी की वजह से हम किसी दूसरी भाषा को सीख लेते तो वो आपकी आंतरिक प्रेरणा नहीं होती, वो एक यांत्रिक प्रेरणा होती है, क्योंकि वहां आपका पर्पज है सीखना, उद्देश्य हो जाता है, मजबूरी हो जाती है सीखनी। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, शास्त्रीय भाषा कौन सी नहीं है बताइएगा। हिंदी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, ये शास्त्रीय भाषा से भी हर बार एक ना एक प्रश्न आता है। और इस बार हमारी शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है ये बता दो, बढ़कर पहले हमारी शास्त्रीय भाषाएं 6 थी और अब हमारी शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है, ये भी मुझे एक बार सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शास्त्रीय भाषा कौन सी होती है, कि वे भाषा जो बहुत प्राचीन थी उनके संरक्षण के लिए क्या है, उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया, है ना। बहुत बढ़िया, RS 11 नेहा मिश्रा, वेरी गुड। तो हमारी शास्त्रीय भाषाएं कितनी 2024 में 6 से बढ़कर 11 हो चुकी हैं। तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु ये सभी हमारी शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषा कौन सी होती है, जो बहुत ही प्राचीन समय की भाषाएं हैं और धीरे धीरे क्या है, उनका प्रयोग कम होता जा रहा है, तो उनके संरक्षण के लिए उन्हें शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत रख दिया गया है ना। तो आपका क्या है, हिंदी शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। हिंदी क्या है, आपकी शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत नहीं आती, आपकी आधुनिक भारतीय भाषाओं के अंतर्गत हिंदी आती है। निम्न में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है, ये भी प्रश्न आपका डिट्टो कई बार प्रैक्टिस करवाई है मैंने और आ गया है। अब ऑप्शन थोड़े घुमाकर आपके आ गए हैं, अगर आपने सही तरीके से प्रैक्टिस की होगी, सही तरीके से आपका कॉन्सेप्ट था तो आपने सही किया होगा, नहीं तो मैं आपको बता ही देती हूँ। देखो, विदेशी भाषाओं के अध्ययन की बात, जो आपका त्रिभाषा सूत्र है, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत विदेशी भाषाओं के अध्ययन की बात नहीं की गई है। पहली बात तो ये मान लो आप, हमारा त्रिभाषा सूत्र आपने पढ़ा होगा तो उसको मैं भी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो त्रिभाषा सूत्र में कहता है कि 3 भाषाओं के अध्ययन की बात की गई है, कि बच्चे को पहले तो उसकी शिक्षा मातृभाषा में करो और उसके साथ साथ क्या है, इसमें मातृभाषा के साथ साथ आपकी आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्ययन की बात की है ना। मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी और साथ में आधुनिक भारतीय भाषा। आधुनिक भारतीय भाषा का मतलब क्या है, कि आपकी जो भी अनुच्छेद जो आपकी 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है ना 8वीं अनुसूची में, तो वो 22 भाषाएं आपकी आधुनिक भारतीय भाषा के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इनका अध्ययन की अनुशंसा की गई है, लेकिन इन्होंने कह दिया विदेशी भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा त्रिभाषा सूत्र में नहीं की गई। तो हम आ जाते हैं त्रिभाषा सूत्र वाली बात तो काट दो। तो आपकी साथ कहेंगे जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें कहा गया है कि आपकी विदेशी भाषा यानी कि चाहे आप स्पेनिश पढ़ रहे हो, है ना, आप डच भाषा पढ़ रहे हो, कोई सी भी भाषा आप पढ़ रहे हो, विदेशी भाषा हो गई, या फिर आपकी क्या हो गई, सांस्कृतिक भाषा, यानी कि आपकी सांस्कृतिक भाषा कौन सी, जो अभी पीछे पढ़ी ना हमने, शास्त्रीय भाषा, हाँ सॉरी, विदेशी भाषा और शास्त्रीय भाषा के अध्ययन की अनुशंसा की गई है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। लेकिन कैसे, एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशंसित किया गया है कि आपकी जो भी शास्त्रीय भाषा है या आपकी विदेशी भाषा है उसको हम कैसे पढ़ाएंगे, एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में पढ़ाएंगे। कब, सेकेंडरी लेवल पर, माध्यमिक चरण के दौरान, सेकेंडरी लेवल पर। प्राइमरी लेवल पर तो बच्चे को क्या भी मातृभाषा में ही पढ़ाना होता है हमें। तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि प्राइमरी लेवल पर तो बच्चे को ना तो कोई विदेशी भाषा पढ़ाओगे, ना ही कोई आप शास्त्रीय भाषा पढ़ाओगे। अभी बच्चा क्या अपनी भाषा को ही सीखेगा, अपनी भाषा पर ही उसकी पकड़ नहीं है, तो अपनी भाषा को ही सीखना आरंभ करेगा, अपनी भाषा से अध्ययन आरंभ करेगा। और सेकेंडरी लेवल पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में, कि बच्चे की इच्छा है, अगर वो चाहे विदेशी भाषा पढ़ना तो पढ़ सकता है, नहीं चाहेगा तो नहीं पढ़ेगा, है ना। इसी तरह से शास्त्रीय भाषा अनिवार्यता नहीं दी गई कि आपको पढ़नी ही पढ़नी है, एक विकल्प के रूप में पढ़ने की अनुशंसा की गई। तो माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषाओं के। अच्छा, कौन सा सही नहीं है ये पूछा है, 1 मिनट ये देख लेते हैं, कौन सा सही नहीं है। निम्न में से कौन सा विदेशी भाषा के अध्ययन का संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति परीक्षा में सही नहीं है, ये वाली बात तो सही है, तो इसलिए काट देंगे, नकारात्मक पूछा है। फ्रेंच को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशंसित किया है। फ्रेंच क्या है, एक विदेशी भाषा है, ठीक है, फ्रेंच क्या है, एक विदेशी भाषा है। तो विदेशी भाषा को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशंसित किया गया, बिल्कुल किया गया है, ये वाली बात भी सही है ना, तो इसलिए इसको काट देंगे। और देखते हैं भाई क्या क्या है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन, ये वाली बात त्रिभाषा सूत्र में कहीं नहीं गई है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर डी को देखें तो विदेशी भाषा को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन की जा रही 3 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया, ये वाला पॉइंट भी सही है, इसलिए ये वाला नहीं होगा क्योंकि इन्होंने नकारात्मक पॉइंट हमसे पूछा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो मैंने आपको बताया कि त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाओं के अध्ययन की बात की जाती है, कि बच्चे को क्या है, सबसे पहले तो उसकी मातृभाषा में अध्ययन करवाना है, फिर दूसरी भाषा आप उसको अंग्रेजी सिखा सकते हैं, या कोई भी तीसरी भाषा आपकी आधुनिक भारतीय भाषा होगी, जो आपकी 22 भाषाएं हैं अनुच्छेद में, संविधान की 8वीं अनुसूची में, है ना। तो विदेशी भाषा में का अध्ययन त्रिभाषा सूत्र में वर्णन नहीं किया गया, मैंने बताया, केवल और केवल आपका किस में वर्णन किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अतिरिक्त विकल्प के रूप में किया गया। तो आपका केवल और केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा भाषा के बारे में जानना से संबंधित है? भाषा के बारे में जानना, युक्तिपरक दक्षता, घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान या व्याकरणात्मक ज्ञान, बताइएगा। यहां से भी हर बार जो भी चीजें मैंने आपको फैक्टर कराए थे ना, एक एक चीज वहीं से फंसी है, ज्यादातर टोटल वहां से फंसा हो नहीं कह सकती, लेकिन जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उन्हीं कॉन्सेप्ट से आपके प्रश्न फंसे हुए हैं, है ना। तो देखो, भाषा के बारे में जानना क्या है? भाषा के बारे में जानना यानी कि फैक्ट जानना, किसी चीज के बारे में जानना। हमने कहा भाई भारत के बारे में तुम क्या जानते हो, तो तुम फैक्ट बताओगे, भाई भारत हमारा ऐसा है वैसा है, या किसी भी विषय के बारे में आप वर्णन करना चाहो तो आप फैक्ट बताओगे, तथ्य बताओगे, है ना। और जो तथ्य है वो घोषणात्मक ज्ञान पर बेस्ड होते हैं। प्रक्रियात्मक ज्ञान किस पर है? ये आपकी लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होती है ना। अब आप यहाँ क्या है, यहाँ आप भाषा पर समझ बनाते हो। जो प्रक्रियात्मक ज्ञान है ये क्या है, ये भाषा पर समझ बनाता है। कि जैसे कहते हैं ना कि साइकिल चलाना, साइकिल क्या है आप जानते हैं कि एक यंत्र है। अब आपके दिमाग में आ गया कि भाई साइकिल क्या है, साइकिल इसमें 2 टायर होते हैं, है ना, ये एक साइकिल है। ये क्या बन गया है हैं? तो साइकिल में क्या है भाई, 2 पहिए होते हैं, ये एक यंत्र है, द्विचक्र वाहिनी है। ये आपके बारे में, आपके अंदर नॉलेज है साइकिल की। लेकिन साइकिल को कैसे चला जाता है, कैसे यानी कि प्रक्रिया, जो कैसे का जवाब दे दे वो क्या है, वो प्रक्रिया होती है ना। और जो क्या है, जो क्या का जवाब दे दे उसको घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं, फैक्ट बेस्ड होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो फैक्ट बेस्ड होता है। तो हम कहेंगे ये कोई युक्तिपरक ज्ञान नहीं है, ये कोई व्याकरण परक ज्ञान नहीं है। इन्होंने कहा भाषा के बारे में जानना, साइकिल के बारे में तुम जानते हो, ये घोषणात्मक ज्ञान है। साइकिल कैसे चलाई जाती है, ये आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान है, ठीक है। साइकिल कैसे चलाई जाती है, प्रक्रियात्मक ज्ञान है। और साइकिल क्या है, ये आपका घोषणात्मक ज्ञान है। तो भाषा के बारे में जानना क्या घोषणात्मक ज्ञान को दर्शाता है, और कैसे किसको दर्शाता है, ये आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान को दर्शाता है, ठीक, चलेगा। अब नेक्स्ट आपका कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार करती है। रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए, ठीक है। क्या यह एक अच्छा या अच्छा कार्य नहीं है? आपने उत्तर और उत्तर के कारण का चयन करें, बताइएगा। उत्तर का कारण आपको चयन करना है कि अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए कोई कार्य तैयार करे कि रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए। तो क्या ये एक अच्छा कार्य है या नहीं है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आपको ये छांटना है। पहला ऑप्शन देखते हैं कि यह एक अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि इसमें संदर्भ की कमी है, क्योंकि उन्होंने रेगिस्तान और उसके स्थितियों के बारे में कुछ नहीं बताया, बात तो सही लग रही है। बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं। यह एक अच्छा कार्य क्योंकि शिक्षार्थी ने भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा। ऐसे कैसे कह सकते हैं भाई बच्चों ने पढ़ा होगा, बताओ जल्दी। नहीं कह सकते ना, बच्चे ने उसके बारे में पढ़ा होगा, ये तो बात गलत है। हम बच्चे से डायरेक्ट कह दें, मैं आऊं और डायरेक्ट तुमसे कहूं भाई संधि के हमारे 5 प्रकार होते हैं, संधि मैं कहूं कि संधि के बारे में कोई 5 चीजें बताओ, आपको कुछ पता है नहीं, मैंने आकर डायरेक्ट कह दिया, है ना। तो ये तो तरीका गलत हो जाएगा, तो ये तो अच्छा कार्य है नहीं। मुझे क्या पता आपको पता है, चीजें नहीं पता, उसके लिए मैं प्रस्तावनात्मक प्रश्न करूंगी आपसे, तभी तो पता चलेगा आपकी नॉलेज के बारे में, है ना। तो यह एक अच्छा कार्य क्योंकि ये शिक्षार्थी को कुछ बोलने के लिए तैयार करता है। उसने कहा 5 वाक्य बोलिए, तो ये बोलने के लिए तैयार करता है, तैयार नहीं करता है, अच्छा कार्य नहीं होगा ये भी। यह अच्छा कार्य नहीं क्योंकि कुछ शिक्षार्थी रेगिस्तान के बारे में नहीं जानते होंगे। अच्छा, और कुछ नहीं, सभी नहीं जानते होंगे। यहाँ हम आएंगे, ए ऑप्शन सबसे ज्यादा उचित आपका लग रहा है कि यह एक अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि इसमें संदर्भ की कमी है, क्योंकि उन्होंने रेगिस्तान उसकी स्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया है। बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है आपका, केवल और केवल ए ऑप्शन सही है। भाई अध्यापिका ने डायरेक्ट बच्चे से कहा कि कोई 5 वाक्य बोलने हैं रेगिस्तान और उसकी जलवायु के बारे में, तो कहेंगे ये अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि आपने संदर्भ तो बताया नहीं उसको। कुछ बातें बच्चों को बताते उससे संबंधित, तो बच्चा क्या है, कुछ चीजें बताता, उसके बारे में 5 वाक्य बताता, है ना। तो कहेंगे संदर्भ की कमी है, उसकी स्थितियों के बारे में कुछ नहीं बताया है, ठीक। चलिएगा, निम्न में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है? भाषा की बोली के बारे में सही है कौन सा कथन, बताइएगा। चलिएगा, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, कभी कभी विभिन्न समूहों के लोग एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलते हैं। ये वाली बात, भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं, बिल्कुल सही बात है। एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले दूसरी बोली बोलने वाले की बात समझ पाते हैं, ठीक है। बोली एक बड़ी श्रेणी और भाषा तुलनात्मक रूप से छोटी श्रेणी में आती है। कौन सा भाषा की बोली के संदर्भ में सही आपको लग रहा है, अपनी समझ के आधार पर उत्तर दीजिएगा। देखो, बातें तो सारी सही लग रही हैं कि नहीं लग रही, कुछ बी पर जा रहे हैं, कुछ ए पर जा रहे हैं। देखो एक चीज देखें कि कभी कभी विभिन्न सामाजिक भाषा और बोली के बारे में बता दिया। सामाजिक समूह के लोग एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलते हैं। हाँ भाई, सभी हम जैसे माना हम हिंदी भाषी हैं, लेकिन हमारी बोलियां अलग हो सकती हैं, बोलने के लहजे तरीके अलग हो सकते हैं, है ना। तो विभिन्न भाषा बोलने वाले कि जो बोलियां हैं वो अलग हो सकती है। भाषा की बोली एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। भाई तुम्हारे क्षेत्र में हिंदी भाषा तो बोली जाती है, लेकिन बोली थोड़ी अलग हो सकती है ना। तो इसका जो उत्तर है, इसका आयोग ने आपके ऑल यानी कि चारों ही ऑप्शन को सही माना है, ठीक है। आयोग ने आपके चारों ही ऑप्शन को यहाँ पर सही माना है और यहाँ पर आपको 1 नंबर फ्री का मिल गया है, ठीक। तो आपके यहाँ चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है भाई। कि भाई बोली एक बड़ी श्रेणी है, भाषा तुलनात्मक रूप से छोटी श्रेणी में आती है ना। चलिएगा,
अब नेक्स्ट चलते हैं आपका, निम्न में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को समुन्नत करता है? कौन सा कार्य है समेकित अधिगम कौशलों को समुन्नत करता है? कोई एक आलेख लिखना, रोल प्ले, प्रदत्त कार्य, परियोजना कार्य। चलेगा। समेकित अधिगम कौशल के अंतर्गत क्या आएगा? समेकित अधिगम कौशल में आपके जब समूह में कार्य किया जाता है ना, तो यहाँ आपका जो परियोजना कार्य है यहाँ बच्चे समूह में करते हैं, तो ये प्रोजेक्ट वर्क आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई एक आर्टिकल लिखना या रोल प्ले करना, ये कोई समेकित अधिगम कौशल नहीं है। रोल प्ले के माध्यम से क्या होता है, बच्चे के वाचन कौशल को विकसित किया जाता है ना। रोल प्ले में केवल और केवल बच्चे के वाचन कौशल को विकसित किया जा रहा है। और समेकित अधिगम कौशल जब आपके सभी कौशलों पर कार्य किया जाए, सभी कौशलों पर एक साथ कार्य किया जाए, वो समेकित अधिगम कौशल है। तो परियोजना कार्य में क्या है, बच्चे एक साथ जुड़कर लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे खुद करके सीख रहे होते हैं, तो यहाँ सभी कौशलों का एक साथ विकास किया जा रहा होता है। ठीक है, तो आपका क्या है, डी ऑप्शन सही जवाब होगा, परियोजना कार्य, कि बच्चे समूह में एक साथ करके सीखते हैं चीजों को, और यहाँ बच्चों के कौशलों का विकास होता है एक साथ सामूहिक रूप से। ठीक है, चलिएगा। अब नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपका इस वाले सेट का, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेट पढ़ेंगे। ठीक है, कि निम्न में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है? संदर्भ में व्याकरण शिक्षण तो आप जानते हैं ना, कि भाई डायरेक्ट बच्चे को व्याकरण नहीं पढ़ानी है ना, बच्चे को डायरेक्ट व्याकरण नहीं पढ़ानी, बच्चे को कैसे संदर्भ में पढ़ानी है, उदाहरणों के माध्यम से, कथा कहानी के माध्यम से, जैसे भी कोई भी प्रसंग आ जाए वहां आपको व्याकरण का भी वर्णन या व्याख्या करते हुए चलना है। ठीक है, संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों का ध्यान भाषा की सामग्री की ओर दिलाना, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के योग्य बनाना, और शिक्षार्थियों का ध्यान खोजबीन के द्वारा उसके नियमों की ओर दिलाना। तो ये क्या है, ये आपका खोजबीन विधि है, निगमनात्मक विधि है, स्कीमा सृजन है। ये खोजबीन विधि नहीं है, ये आपका होगा सचेतनता जागृत करना। इन्होंने देखो दो चीजें, एक चीज पर आपको ध्यान देना था कि हर जगह वो ध्यान दिला रहा है कि भाषा के सामग्री में शिक्षार्थियों की ध्यान भाषा की सामग्री की ओर दिलाना, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के वास्तविक परिस्थितियों में भाषा को प्रयोग करने के योग्य बनाना, है ना। और फिर क्या है, खोजबीन करना को, तो ये खोजबीन कौशल भी कब कर सकते हैं बच्चा, जब उनकी सचेतनता जागृत होगी, है ना। जब सचेतनता में बच्चे की वृद्धि होगी तो आपका यहाँ क्या होगा, केवल और केवल ए ऑप्शन सही होगा। स्कीमा का सृजन करना, यहाँ बच्चे के स्कीमा का निर्माण नहीं किया जा रहा, यहाँ कोई निगमनात्मक विधि नहीं। निगमनात्मक विधि कैसे चलती है, नियम से उदाहरण की तरफ चलती है। स्कीमा किसको कहते हैं, स्कीमा कहते हैं कि आपके दिमाग में एक, आपने जीन पियाजे की थ्योरी तो पढ़ी होगी, आपको मैम ने गार्गी दीदी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई, तो क्या है, एक सूचनाओं का जो पिटारा है आपके दिमाग में, तो जो वो पिटारा है उसको स्कीमा कहते हैं। ठीक है, तो हमें कोई स्कीमा सृजन नहीं करना है बच्चे का, तो ये किसको दर्शाता है, तो कहेंगे ये आपकी सचेतनता जागृत की जा रही है, बच्चे की सचेतनता की, बच्चा सचेतन होकर क्या है, भाषा को सीख रहा है। चलेगा, अब यहाँ आपके क्या है, 30 प्रश्न हो गए, तो ये बताओ आपने 30 प्रश्नों में कितना स्कोर कर पाए हो आप। चाहे आप आज पहली बार बच्चे मतलब कर रहे होंगे, जो भी नए बच्चे हैं वो हो, या जो पुराने बच्चे हैं जो इस पेपर को अटेम्प्ट भी करके आए हैं, तो उन्होंने भी प्रैक्टिस तो की होगी। तो ये बताओ 30 में से आपने कितने अटेम्प्ट कर लिए हैं, आप अपना अंदाजा। द आर्ट्स ने 25 अटेम्प्ट किए हैं, लर्न विद ने 20 किए हैं, अमित कुमार 22, बहुत बढ़िया। अब देख लो भाई तुम कितने पानी में हो, कितना तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी कम कितनी ज्यादा, है ना, वो आप अपना अंदाजा अपने आप लगा सकते हैं। आप बिना पढ़े भी आप इतना लगा सकते हैं, तो पढ़कर कितना लगा सकते हैं, है ना।